डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नहीं मानोगे बात तुम लोग। कहाँ तक पढ़े थे कल? इनका दोष चल रहा था ना, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो उसमें 2 लिखवा दिए थे, 3 2 हो गया था। तीसरा लिखो, तीसरा नंबर, अक्रिय गैसों के लिए स्थान का अभाव। तीसरा दोष क्या था इनका, इसकी चर्चा कल कर लिए थे। अक्रिय गैसों के लिए स्थान का अभाव। अक्रिय गैसों के लिए स्थान का अभाव। हो गया? लिखो, क्योंकि जब मत लिखना, क्योंकि मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय, मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। हो गया? अतः बाद में खोजी गई अक्रिय गैसों के लिए इस आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं मिला या कोई खाली स्थान नहीं था। खोजी गई इन गैसों के लिए आवर्त सारणी में कोई खाली स्थान नहीं था। हो गया? आगे लिखो, अगला नंबर, दोष में अगला नंबर लिखो, तत्वों की हेडिंग है, तत्वों की
परमाणु भारों, तत्वों के परमाणु भारों का उनके गुणों के अभिलाक्षणिक न होना। तत्वों के परमाणु भारों का उनके गुणों के अभिलाक्षणिक न होना। तत्वों के परमाणु भारों का उनके गुणों के अभिलाक्षणिक न होना। हो गया ना? कहने का अर्थ क्या है? मेंडलीव ने तो यही माना था कि तत्वों के परमाणु भार उनके गुणों के अभिलाक्षणिक होते हैं। इसी आधार पर तो उन्होंने अपना मूल आवर्त नियम दिया था। क्या कहा था मूल आवर्त नियम में उन्होंने? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा ही तो उन्होंने कहा था। इसको हमने काली पेन से इंडिकेट करके ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखवाया। बोले थे इसको याद भी कर लेना, पूछा भी जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक होते हैं। अर्थात परमाणु भार अलग अलग है तो उनके गुण भी अलग अलग होंगे, तभी तो अभिलाक्षणिक कहलाएगा। अभिलाक्षणिक मतलब अद्वितीय अर्थात यूनिक, उसके जैसा किसी और का न हो। ठीक है। परंतु बाद में मोजले ने क्या पाया? मोजले ने पाया कि परमाणु भार उनके गुणों के अभिलाक्षणिक नहीं है, परमाणु क्रमांक उनके गुणों के अभिलाक्षणिक है। तो ये भी गलती हो गया, ये भी तो कमी हो गई ना। तो लिखेंगे रेडियो एक्टिवता के ज्ञान के बाद, रेडियो एक्टिवता और लिखना, रेडियो एक्टिवता रेडियो एक्टिवता के ज्ञान के बाद कि क्या बोले देखिए, रेडियो एक्टिवता और लिखना है पहले। रेडियो एक्टिवता और परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिवता और परमाणु संरचना के ज्ञान के बाद, के ज्ञान के बाद हो गया। मोजले ने यह सिद्ध कर दिया कि, मोजले ने यह सिद्ध कर दिया कि, मोजले ने यह सिद्ध कर दिया कि हो गया तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक न होकर, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक न होकर उनके परमाणु क्रमांकों के अभिलाक्षणिक होते हैं। उनके परमाणु क्रमांकों के अभिलाक्षणिक होते हैं। परमाणु भारों के अभिलाक्षणिक न होकर उनके परमाणु क्रमांकों के अभिलाक्षणिक होते हैं। हो गया ना? ये याद रखना है। तो ये कुछ इनकी कमियां हैं। अगर तुमसे पूरा पूछा गया कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, इसके प्रमुख गुण और प्रमुख दोषों का वर्णन करो, तो तुमको पूरा विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है उसको बता दो, मूल आवर्त सारणी है उसको बता दो, और इसमें हमने हेडिंग्स को इस तरह से लिखवाया है कि ये तुम्हारे लिए सेंटेंस का कार्य करेंगे। ठीक है।
हम चाहते तो हेडिंग अलग तरीके से भी लिखवा सकते थे, लेकिन हमने हेडिंग इस तरह से बनाया कि अगर उसको लिख दोगे तो वो तुम्हारे लिए एक एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना? तो अगर छोटे में लिखना चाहते हो तो बस हेडिंग से ही लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रमुख गुण या प्रमुख दोषों की ही व्याख्या पूछता है पूरा, तब विस्तार पूर्वक लिखना है। इसको हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेडिंग तैयार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना व्याख्या नहीं पूछी जाती है, केवल हेडिंग सब तैयार कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। हो गया, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंग्लिश चाहो तो लिख सकते हो, या सीधे सीधे कोष्ठक में लिख लो। मेंडलीव लिखने की जरूरत नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख लो, हो जाएगा। MODERN मॉडर्न पीरियोडिक स्पेलिंग PERIODIC, उसके बाद टेबल TABLE। हो गया। अब लिखो, सन 1913 में, सन 1913 में, हो गया, सन 1913 में एक्स किरण अध्ययन के बाद, एक्स किरण अध्ययन के बाद एक्स किरण अध्ययन के बाद यह सिद्ध कर दिया कि, यह सिद्ध कर दिया कि यह सिद्ध कर दिया कि तत्वों का अभिलाक्षणी गुण, तत्वों का अभिलाक्षणी गुण, तत्वों का अभिलाक्षणी गुण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो ऐसा किसने बताया था? मोजले ने बताया था। कब बताया था? 1913 में बताया था। कैसे बताया था? एक्स किरण अध्ययन के बाद बताया था। इस एक्स किरण का खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण अध्ययन किया किसने है? मोजले ने। तो जाहिर सी बात है खोज वही करेंगे। लेकिन इसकी खोज मोजले ने नहीं की थी। क्या चीज? हाँ, मेंडलीव के सम्मान में उसका नाम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने दिया था, बाकी सारा काम मोजले ने किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम, मोजले ने ही दिया था। इस आवर्त सारणी का निर्माण भी मोजले ने ही किया था, लेकिन मोजले ने इसमें कुछ खास काम नहीं किया था। बस उन्होंने क्या बदला कि परमाणु भार से परमाणु क्रमांक कर दिया। हो गया ना? जो तत्वों के नीचे परमाणु भार लिखा गया था मूल आवर्त सारणी में, वहीं पर उन्होंने परमाणु क्रमांक कर दिया, तो सारे गुण सही तरीके से मिलने लगे। तो क्या उन्होंने कुछ अलग काम किया? नहीं, था वही जो मेंडलीव ने बनाया था, सारणी वही थी, बस इसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया था। तो अपना क्रेडिट इन्होंने नहीं लिया, नाम मेंडलीव का ही रहने दिया। अपना भी नाम दे दे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम लोग पढ़ते मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, दिया तो इन्होंने ही था, लेकिन इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजों को संशोधित किया, बाकी चीजों को तो
व्यवस्थित पहले से मेंडलीफ ने किया हुआ था, इसलिए नाम इसका मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी ही है। चाहे हम ये नाम भी नहीं पढ़ते, केवल पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अगर आधुनिक आवर्त सारणी तुमसे पूछा गया तो समझ लेना यही है मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। तो अब देखो, ये एक्स किरण जो अध्ययन किया था मोजले ने, इसकी खोज रॉन्टजेन ने की थी। कहीं कहीं रोएंटजन लिखा जाता है, रोएंटजन। क्यों? क्योंकि इनके नाम की स्पेलिंग इस तरह से ROEANTGEN, कुछ इस तरह से इनका नाम है। तो कुछ लोग टी साइलेंट कर देते हैं तो रोएंजन बताते हैं, कुछ लोग टी पढ़ देते हैं तो रोएंटजन बताते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से नाम है इनका। खोज किसने की थी? इसको कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजेन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजेन, ये रॉन्टजेन ने की थी। जो हम लोग का एक्सरे होता है ना, वो इसी किरण से होता है। इसकी भेदी क्षमता अधिक होती है। एक्सरे करवाते समय जो हमारे शरीर के मांस आदि हैं उनको पार करके निकल जाता है, लेकिन हड्डियों को पार करके नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए देखो, अगर कुछ स्पॉट्स देखना होता है, कुछ क्रैक देखना होता है, तो एक्सरे करवाया जाता है। उससे पता चल जाता है कि हड्डी में क्रैक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हड्डी में थोड़ा सा भी क्रैक रहेगा, उस रास्ते से वो किरण बाहर निकल जाएगी और तुरंत पता चल जाएगा। तो वहां पे काला स्थान दिखने लगेगा, तो पता चलेगा कि यहाँ हड्डी में गैप हुआ, अर्थात हड्डी क्रैक हो चुकी है। कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, जैसे टीबी का लक्षण देखने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब बलगम वाले स्पॉट्स जम जाते हैं तो उनको भी एक्स किरण पार नहीं कर पाती। वो काले काले धब्बे, ये धब्बे हमको सफेद सफेद दिखने लगते हैं। जहाँ पे काला दिखना चाहिए था, वहां पे सफेद सफेद धब्बा दिखने लगता है। तो पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कुछ अनचाही चीजें बन चुकी हैं, जिनको एक्स किरण पार नहीं कर पा रही है। उन्हीं को बलगम कहा जाता है, जो जम जाता है शरीर के अंदर। यही बलगम जब शरीर के अंदर जम जाता है तो ये टीबी का रूप धारण कर लेता है। इसको अगर निश्चित समय तक दवा कराई है तो वो खत्म भी हो जाता है, अन्यथा पूरा जकड़ लेता है हमारे फेफड़े को, हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है। लास्ट स्टेज में टीबी से बचाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए टीबी को भी देखो इतना ज्यादा किया जा रहा है कि टीबी का टीका लगवाया जाए, टीबी का आप लोग जो दवा करवाते हैं वो पूरा करवाया जाए। टीबी सबको होता है, याद रखे रहना, टीबी सबको होता है। बस अंतर यही है, सब में स्वस्थ लोगों में 5 से 10% होता है। कुछ लोग जो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, सही तरह से देखभाल नहीं कर पाते, उनमें वही परसेंटेज जब बढ़ जाता है तब प्रभावी हो जाता है। समझ गए? तो लिखो, क्या लिखे? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजेन ने की थी। याद रखे रहना, ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुविकल्पी सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। समझ गए? लिखो, अब नीचे लिखना शुरू करो। तो क्या हुआ? मोजले ने बताया कि तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। हो गया ना? अतः इस आधार पर सन 1913 में मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम, काली पेन से लिखना, इंपॉर्टेंट ही इस लाइन के आगे लिख देना। जिस लाइन में ये है उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देना, जिससे पता चले कि इसको याद करना है। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिया। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसके अनुसार मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसके अनुसार
के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एकदम मूल आवर्त नियम के ही तरह रहेगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, काली पेन से लिखना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद। उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। अब इसका अर्थ क्या है ये लिखो, अर्थात, नीली पेन से लिखो, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद, समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। हो गया ना? अब नीचे लिखेंगे, अतः, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अतः मोजले ने हो गया, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, तथा नहीं लिखना, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों इसी का नाम है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी नाम है, ये याद रखे ना। पूछा जाता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, या इसी को कह देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव हटा देते हैं। अभी इसके आगे हम दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे, संभवतः अगर होगा तब।
कहाँ तक लिखे जी? का निर्माण किया, का निर्माण किया, हो गया। इसकी संरचना निम्न प्रकार है, इसकी संरचना निम्न प्रकार है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। अब नीचे हेडिंग लिखो, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना। हो गया। देखो इसमें संरचना में लिखो पहला नंबर, पहला नंबर, यह आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों के, यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, हो गया, 10 क्षैतिज लाइनें, 10 क्षैतिज लाइनें, 10 क्षैतिज लाइनें, पुस्तक में लिख देना श्रेणियां, श्रेणियां, सीरीज, SERIES, सीरीज बोलते हैं इसको। हो गया। क्या लिखे? श्रेणियां हैं, जिनको 7 आवर्तों में बांटा गया है, 7 आवर्तों में बांटा गया है, 7 आवर्तों में बांटा गया है। हो गया ना? दूसरा नंबर लिखो, मतलब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें, पहले, दूसरे, तीसरे
और सातवें, पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें आवर्त में एक एक श्रेणियां हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें आवर्त में एक एक श्रेणियां हैं। एक एक श्रेणियां हैं। एक एक श्रेणियां हैं। हो गया। जबकि चौथे, पांचवें, हो गया, और छठवें आवर्त में दो दो श्रेणियां हैं। हो गया ना। जैसे देख सकते हो 10 लाइनें इस प्रकार से बनी है उसमें, और लाइन नहीं खींचा गया है, तत्व रखे गए हैं। उन तत्वों को मिलाया जाए ऐसे ऐसे तो 10 लाइनें मिलेंगी। कितने लाइन मिलेंगी? 10 लाइन। ये पहला आवर्त है जिसमें एक लाइन है, दूसरा आवर्त है जिसमें भी एक लाइन है, ये तीसरा आवर्त है जिसमें भी एक लाइन है। लेकिन जो चौथा आवर्त है वो 2 लाइनों को मिलाकर बना हुआ है। पांचवा आवर्त भी 2 लाइनों को मिलाकर बना है। छठवां आवर्त भी 2 लाइनों को मिलाकर बना है, और सातवां आवर्त अकेले बना। इस प्रकार से 7 आवर्त है, परंतु पंक्तियां या लाइनें कितनी है? 10। याद रखे रहना है। हो जाएगा ना? तो नोट करेंगे भी, इसको बनाएंगे थोड़ी ना। कहां तक लिखे हो? तो अब लिखेंगे अगला पॉइंट। ये तो आवर्त के बारे में जानकारी हो गई कि कितने आवर्त हैं, कितनी लाइन है उसमें। अब वर्ग देखते हैं। तो लिखो, इस आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। हो गया ना? 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है। हो गया ना? आगे लिखना। अगला पॉइंट। अब 9 स्तंभ है तो ये किस प्रकार से है? 9 वर्ग है। इसमें कितने वर्ग है? 9 वर्ग। मतलब इस तरह से होगा, 9 तो रहेगा। अभी देखो ये अकेले अकेले नहीं है, ये वाला जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है, ये भी 2 भाग में बांटा गया है। किसको किसको 2-2 भाग में बांटा गया है ये लिखना है हमें। तो लिखो, ऐसे लिख लेना। अगला पॉइंट, 9वें वर्ग को 9 वर्ग है ना, तो 9वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है। 9वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है। हो गया? जिसमें अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है। इनकी संख्या 6 है।
हो गया। क्या इसमें अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है, इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या 6 है। हो गया ना। तो मतलब जब गिनती गिनते हुए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां लास्ट में मिला होगा ना, उस 9वें वर्ग को 9 वर्ग नहीं कहा गया, शून्य वर्ग कहा गया है। उसमें किसको रखा गया है? अक्रिय गैसों को। आज की आवर्त सारणी भी हम यही पढ़ते हैं, लास्ट में किसको रखा गया है? अक्रिय गैसों को ही रखा गया है, रखा गया है ना। लेकिन आज हम कहते हैं वो 18वें वर्ग में है, इसमें है 18वां वर्ग, या उसको भी हिंदी में शून्य वर्ग ही नाम दिया गया है। समझ गए? अभी इनके में देखो 9 है कि नहीं है? 9 है। ये 2-2 खंड में विभाजित थे, तो कुल मिला के इनके में भी 9 दूनी 18 हो जाएगा। अभी कुल मिला के देखो, पूरे तो 9 2-2 में नहीं विभाजित है, 8वां 3 खाने में बटा हुआ है, 9वां अकेले है। तो अगर 8वें 9वें को देखें तो कुल मिला के 4 खाना हो गया कि नहीं हो गया? तो एक अनुपात लगाए तो कहे तो सब 2-2 खाने में बटे हुए हैं, अर्थात इसमें भी 18 लाइनें हैं। ये ऊर्ध्वाधर लाइन अगर देखी जाए तो 18 लाइन है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एक ही डिब्बे में 2 खाना मान लिया था, एक को ए कहा और एक को क्या कहा? बी कहा। एक को ए कहा और एक को क्या कहा? बी कहा। इसके बाद की जब दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसी को अलग अलग कर दिया गया था। तो अभी इनके में 9 खाने दिख रहे थे, अब जब इनको अलग अलग कर देंगे तो कितने दिखने लगेंगे? 18 खाने दिखने लगेंगे। इसीलिए जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आज पढ़ते हैं उसमें इस तरह के 18 डिब्बे हमको दिखते हैं। कितने दिखते हैं? 18। ऐसे देखोगे तो 18 डिब्बे तुम्हें दिखेंगे, और इसमें 9 डिब्बे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2-2 को मिलाकर एक बनाया था। समझ गए? तो लिखना शुरू करो। इसमें कैसे बांटा था, किसको किसको, ये लिखो पहले। क्या लिखेंगे? इसको लिख लिया ना। नीचे अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, शून्य वर्ग और 8वें वर्ग, शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर, शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर, हो गया ना? शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों को, शेष सभी वर्गों को 2 उपवर्गों, 2 उपवर्गों, 2 उपवर्गों, 2 उपवर्गों ए तथा बी में बांटा गया है। ए तथा बी में बांटा गया है। हो गया ना? कहने का मतलब, अभी देखो इनके में कितनी ऊर्ध्वाधर लाइनें थी? 9 थी। मान लो इस तरह से रही होंगी। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और इसे कौन सा कहा गया था? शून्य कहा गया, 0 हो गया ना। अब इसमें हुआ क्या? जो पहला था वो 2 भाग में बटा था। किसमें किसमें? ए और बी में। दूसरा भी ए बी में बटा था, तीसरा भी ए बी में बटा था, ये भी ए बी में बटा हुआ था, ये भी ए बी में बटा था, ये भी ए और बी में बटा है, ये भी बटा हुआ है, ये 3 लाइन में बटा हुआ है। इसमें कितने हैं? 3, अर्थात ये 3 भाग में बटा गया। तो इसको एबीसी नाम नहीं दिया गया था,
बस 8वां वर्ग ही है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, ये याद रखे रहना, उसको एबीसी नाम मत दे देना, और ये अकेले ही था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुल कितनी लाइनें हो जाती हैं, 2 इसमें, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 14 3, 17, 17 और 1 18। तो इन 18 को इन्होंने 9 में बांटा था, और आधुनिक बनाते समय इन्हीं को अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि बाद में खोजा गया तो इनकी कमी यही निकल के आ गई। हुआ क्या, जो ए वाले में रखा गया था वो ज्यादा क्रियाशील था, और जो बी वाले में रखा गया वो कम क्रियाशील था, तो ये कमी हो गई ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एक वर्ग में वही रखे जाएंगे जिनके गुण समान होंगे। पहले तो हमने यही पढ़ा है कि एक वर्ग में वही तत्व रखे जाएंगे जिनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। वर्गीकरण का अर्थ भी यही पढ़ाए थे। वर्गीकरण का अर्थ क्या पढ़ाए थे कि तत्वों को इस प्रकार से रखा जाना कि समान गुण वाले तत्व एक वर्ग या समूह में आए। तो इसमें क्या हुआ, अधिक क्रियाशील वाले को कम क्रियाशील वाले के साथ रख दिया गया, तो ये कमजोरी हो गई। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए आगे आ गए राउंड, बर्नर और बरी, जो बोहर-बरी नियम पढ़े हो तुम लोग, नाम सुने होगे। उन्होंने क्या किया, इनको उठा के अलग अलग कर दिया, मतलब जो ए बी एक साथ दिख रहे हैं इनको अलग कर दिया। तो कुल मिला के सबको उन्होंने अलग कर दिया। तो कुल मिला के कितनी लाइनें दिख गई, 18 लाइनें दिख गई। तो आज वाले में 18 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 18। तो अभी तो फिलहाल हम इस पे हैं। तो इसमें कहा गया कि 8वें को और 0 को छोड़कर शेष को 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है। 8वां को कितने में बांटा गया, 3 में, और 9वां अकेले है। तो इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे कह सकते हैं फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसी प्रकार सेकेंड ए और सेकेंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी। दिखाई दे रहा है, इस तरह से इन्होंने बांटा हुआ था। हो जाएगा, तो क्या लिखे, 2 उपवर्गों ए तथा बी में बांटा गया है। जैसे 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 पहले वर्ग या प्रथम वर्ग लिखना, जैसे प्रथम वर्ग, जैसे प्रथम वर्ग को, जैसे प्रथम वर्ग को 2 उपवर्गों फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी, फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी में बांटा गया है, में बांटा गया है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी बटा होगा, कहां तक बटा होगा, 7 वाले तक बटा होगा। हो गया ना। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट, 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। हो गया ना, हो गया। 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। हो गया। अब ध्यान दो, ये तो हो गई सारणी की जानकारी। ये आवर्त सारणी बनी किस प्रकार से, 10 खाने थे जिनको 7 आवर्त में बांटा गया, और इस तरह से 18 कॉलम्स थे, इनको कितने भाग में बांटा गया है, 9 भाग में बांटा गया। तो ये इनकी आवर्त सारणी हो गई। अब इन्होंने तत्वों को रखा कैसे, अगर हम तत्वों को आवर्त में पढ़ लेते हैं तो वर्ग में तो अपने आप पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि तत्व अगर हमारे पास है तो इस तरह से हमारे पास 7 आवर्त भी तो थे, दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर हम तत्वों को रखते जाएं इस तरह से तो वर्ग वाला तो अपने आप मिलता जाएगा ना हमें। तो हमें केवल आवर्त में रखे गए तत्वों की जानकारी प्राप्त करनी कि कैसे आवर्त में तत्वों को रखा गया था। एक निश्चित क्रम से हम लोग याद कर सकते हैं। क्या, 2 8 8 18 18 32 और 32। हाँ, हो गया ना, ठीक है।
2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 हो गया। लास्ट वाला इनका जो 32 था उस समय तक खाली था, 32 की जगह उसमें कितने थे? 28 हो गया। तो 7 आवर्तों में इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को रखा था। पहले आवर्त में कितना? 2, दूसरे में कितना? 8, तीसरे में कितना? 8, उसके बाद चौथे और पांचवें में 18, 18, छठवें में 32 और सातवें में 28। देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? पहला वाला, इसको इन्होंने कहा अति लघु। ठीक है, ये दोनों एक समान है, थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए इनको कहा गया लघु। ये दोनों थोड़ा सा और बड़े हुए तो इनको क्या कहा गया? दीर्घ। और ये दोनों सबसे बड़े थे इसलिए इनको क्या कहा गया? अति दीर्घ। क्या कहा गया? अति दीर्घ। तो इस प्रकार से 7 आवर्तों के विशेष नाम भी हो गए कि पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा गया जिसमें 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे को लघु कहा गया जिसमें 8, 8 हैं, चौथे और पांचवें को दीर्घ कहा गया जिसमें 18, 18 तत्व हैं, छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, इसे अति दीर्घ आवर्त कहा गया है। सातवें आवर्त में अभी तक कितने तत्व थे? 28 तत्व थे, क्योंकि बाकी के 4 खोजे नहीं गए थे उस समय तक। 28 तत्व थे, इसे भी क्या कहा गया? अति दीर्घ आवर्त कहा गया। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि इसमें 18, 18 ही रखा गया, इसमें 32 कैसे आ गया? खाने कितने थे यहाँ पे? अरे ऐसे ऐसे लाइन कितनी है? 18 लाइनें बनी थी ना, 18 को ही तो इन्होंने 9 भाग में बांटा हुआ है। मैक्सिमम कितना तत्व उसमें रख सकते हैं? 18 ही तो रख सकते हैं, 18 ही तो रख सकते हैं, 32 कहां से आ गया? ये बवाल कहां से पैदा हो गया? 18 तक तो ठीक था, बात सही थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक ही डिब्बे में 3-4 तत्व रखने का मतलब समझ रहे हो? उनके परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए, उनके गुण एक ही समान होने चाहिए। ऐसा किया गया, एक ही डिब्बे में 14 तत्वों को रखा गया। समझ गए? कितने तत्वों को रखा गया? 14। अब एक ही डिब्बे में 14 तत्वों को रखना संभव नहीं था, इसलिए उन 14 तत्वों को नीचे एक अलग डिब्बा बना के रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे तो उसमें नीचे 2 अलग डिब्बे बने होते हैं जिनको क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। समझ गए? उनको कहां पे रखा जाना था? वास्तव में वो किस आवर्त के थे? 6वें और 7वें आवर्त के थे, लेकिन पर्याप्त जगह न होने के कारण उनको कहां रखा गया? नीचे अलग एक सारणी के रूप में रखा गया। ये भी आज तक दोष बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उनके गुण एक समान है तो उनको आवर्त सारणी में स्थान दो ना, काहे बाहर रखे? उनको किसी प्रकार से तुमको आवर्त सारणी में स्थान देना। आवर्त सारणी तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पढ़ेंगे कि उनको बाहर रखा गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये भी आज तक दोष बना हुआ है। 2 दोषों में सुधार आज तक नहीं हुआ। एक हमने कहा पहला हाइड्रोजन का स्थान जो आज तक दोष बना हुआ है, दूसरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। मेंडलीव के समय इसकी कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि उस समय तक लैंथेनाइड एक्टिनाइड खोजे ही नहीं गए। समझ गए? इसीलिए उनके लिए कोई परेशानी नहीं। परेशानी शुरू हुई मोजले से, क्योंकि जब इन्होंने बनाया तो तत्वों की संख्या अधिक हो चुकी थी, लगभग गिने तो 114 तत्व हो चुके। देख रहे हो? अभी 32 कर दे तो 118 हो जाएगा, लेकिन उस समय तक 114 तत्व थे, तो इसलिए तत्व बढ़ चुके थे, परेशानी उनके लिए बढ़ चुकी थी। तो लिखना शुरू करते हैं। इनमें एक एक्स्ट्रा कमी जुड़ गई है। अब लिखेंगे, कहां तक लिखे जी? 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। बस ये हमारा आवर्त सारणी की संरचना हो गई। अब हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कैसे थी, क्रम से इनको लिखते हैं। वैसे तो लिख नहीं लेंगे, क्रम से लिखेंगे। नीचे एक हेडिंग लिखो, सिंगल इंडिकेट हेडिंग, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या, इसको पढ़ेंगे अब कल।